हेलो नेट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसमें हमने छोड़ दिया था आगे श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं। तो ये हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आता है कि ज्वारीय आयतन यानी टाइडल वॉल्यूम। सामान्य श्वसन क्रिया के समय प्रति श्वास अंतःश्वसित या निःश्वसित वायु का आयतन ये ज्वारीय आयतन कहलाता है, जिसको टाइडल वॉल्यूम शॉर्ट फॉर्म में टीवी बोला जाता है। कि मतलब हम जितनी वायु एक बार में एक सांस में लेते हैं और एक सांस में जितनी वायु बाहर निकालते हैं उसे ज्वारीय आयतन या फिर टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। ये लगभग 500 मिली होती है। स्वस्थ मनुष्य लगभग 6000 से 8000 मिली वायु प्रति मिनट की दर से अंतःश्वसित या निःश्वसित कर सकता है। 1 मिनट में वो कितनी वायु अंदर ले सकता है ज़्यादा से ज़्यादा और कितनी वायु बाहर निकाल सकता है, तो वो है 6000 से 8000। ये जो ज्वारीय आयतन, ये श्वसन संबंधी आयतन और जो क्षमताएं हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया है पहले भी। नेक्स्ट इसमें आती है अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन, यानी वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतःश्वसित कर सकता है। जब हम सांस लेते हैं तो ज़बरदस्ती हम सांस लेके ऐसे उसको एक्स्ट्रा वायु को अंदर लेते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी वायु अंदर ले सकते हैं, तो वो है 2500 से 3000 ml। इसे बोला जाता है अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन यानी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV। नेक्स्ट आता है निःश्वसन सुरक्षित आयतन। उसमें वायु अंदर ले रहे थे, इसमें मतलब कितनी वायु अपन ऐसे फोर्सफुल बाहर निकाल सकते हैं, तो ये होती है 1000 से 1100 ml। अवशिष्ट आयतन क्या होता है, जिसे बोलता है रेजिडुअल वॉल्यूम RV। इनकी शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है आपको, क्योंकि ज़्यादातर ये सीधा शॉर्ट फॉर्म से ही पूछा जाता है। तो वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक निःश्वसन के बाद भी फेफड़ों में रह जाता है। हम निःश्वसन करते हैं, वायु को बाहर निकालते हैं, उसके बाद भी फेफड़ों में कुछ वायु अंदर बची हुई रह जाती है, उसे ही हम रेजिडुअल वॉल्यूम या फिर RV कहते हैं। 1100 से ये 1200 ml होती है। आयतन हमने पढ़ लिए, 4 आयतन पढ़े हैं, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, ये 4 आयतन पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे श्वसन की क्षमताएं। पहले आती है अंतःश्वसन क्षमता यानी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। सामान्य निःश्वसन उपरांत वायु की कुल मात्रा जो एक व्यक्ति अंतःश्वसित कर सकता है। निःश्वसन किया, वायु को बाहर निकाल दिया, उसके बाद में मतलब अधिकतम कितनी मात्रा जो अंतःश्वसित की जाती है व्यक्ति के द्वारा, तो उसे हम बोलते हैं अंतःश्वसन क्षमता इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, जिसको I से डिनोट करते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम और इसके साथ में IRV को हम जोड़ देंगे। ये जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम थी कितनी 2500 से 3000, इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे आती है 3000 से 3500 ml। ओके, ये ध्यान रखना, क्योंकि इनको कोई भी पूछेगा तो आंसर में तो यही आएगा इसको जोड़ के। अब है निःश्वसन क्षमता। उसमें हम निःश्वसन के बाद में कर रहे हैं, तो इसमें अंतःश्वसन के बाद में कितनी वायु निःश्वसित कर सकते हैं, यानी एक नॉर्मल अंतःश्वसन किया उसके बाद में कितनी वायु को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो वो हो गई टाइडल वॉल्यूम 500 प्लस ये जो IRV है उसको जोड़ेंगे, सॉरी ERV को जोड़ेंगे इसमें, तो 1000 से 1100 थी, अभी ऊपर देखा था 1000 से 1100 थी, तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगी 1500 से 1600 ml। क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता यानी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है। सामान्य निःश्वसन के उपरांत वायु की वह मात्रा जो फेफड़ों में बच जाती है। हमने सामान्य निःश्वसन किया, उसके बाद में फेफड़ों में जितनी वायु अंदर बच गई उसे हम बोलेंगे क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। इसमें क्या होता है, निःश्वसन सुरक्षित आयतन और अवशिष्ट आयतन सम्मिलित होते हैं। ये हमारा अवशिष्ट आयतन और ये निःश्वसन, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारी क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता आएगी। तो 2100 से 2300 होती है ये ml। जैव क्षमता क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी VC। बलपूर्वक निःश्वसन के बाद वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति अंतःश्वसित कर सकता है। पहले बलपूर्वक निःश्वसन, पूरी वायु बाहर निकाल देंगे, उसके बाद में अधिकतम मात्रा जो हम वापस अंदर ले सकते हैं वायु को,
उसे हम बोलते हैं जैव क्षमता यानी वाइटल कैपेसिटी। इसमें ERV, TV और IRV सम्मिलित है, अथवा वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतःश्वसन के बाद निःश्वसित कर सकता है। या तो अंतःश्वसित कर सकता है या फिर निःश्वसन कर सकता है, वो भी बलपूर्वक, तो उसे हम बोलेंगे जैव क्षमता। इसमें ये होती है 4000 से 4600 ml। नेक्स्ट आती है फेफड़ों की कुल क्षमता, टोटल लंग कैपेसिटी, जिसको TLC शॉर्ट में बोलते हैं। फेफड़ों की कुल क्षमता कितनी है, मतलब जितनी भी वॉल्यूम है उन सबको हम जोड़ के इसको देख सकते हैं कि कितनी फेफड़ों की क्षमता, ज़्यादा से ज़्यादा फेफड़ों में कितनी वायु रह सकती है। तो बलपूर्वक निःश्वसन के पश्चात फेफड़ों में समायोजित यानी प्रेजेंट उपस्थित वायु की कुल मात्रा, इसमें RV, ERV, TV और IRV सम्मिलित है, यानी जैव क्षमता और अवशिष्ट आयतन। जो अवशिष्ट आयतन था और जैव क्षमता दोनों को मिला के फेफड़ों की कुल क्षमता आती है, और ये है हमारी 5100 से 5800 ml। ओके, समझ में आया? इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, और डेफिनेशन भी इसको आपकी ये NCERT वाली ही याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे गैसों का विनिमय। तो गैसों का विनिमय कैसे होता है, चैप्टर का ही नाम था श्वसन और गैसों का विनिमय। गैसें कौन कौन सी होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन होती है और CO2 होती है। तो इनका विनिमय होता कहाँ पे है? तो पहले तो इनका विनिमय होता है कुपिकाएँ। कुपिकाएँ होती है लंग्स के अंदर। तो कुपिकाएँ गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल होती है। प्राथमिक स्थल होते हैं यानी वहीं पे उनका गैसों का विनिमय होता है। गैसों का विनिमय रक्त और ऊतकों के बीच भी होता है। दूसरा कहाँ पे होता है कि ब्लड और ऊतक के बीच में भी गैसों का विनिमय होता है। इन स्थलों पर ऑक्सीजन और CO2 का विनिमय दाब अथवा सांद्रता प्रवणता के आधार पर सरल विसरण के द्वारा होता है। विसरण का मतलब है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना। तो ऑक्सीजन और CO2 का विनिमय किससे डिपेंड करता है, यहाँ पे दाब पे और सांद्रता प्रवणता, दाब प्रवणता या फिर सांद्रता प्रवणता के आधार पर होता है, और ये सरल विसरण के द्वारा होता है। गैसों की घुलनशीलता के साथ साथ विसरण में सम्मिलित झिल्लियों की मोटाई भी विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण घटक है। तो 3 चीज़ें इसमें जो गैसों के विनिमय है उसको प्रभावित करती है, दाब प्रवणता या सांद्रता प्रवणता। 2 नंबर है विसरण झिल्ली की मोटाई। ये भी आपको आगे समझ आएगी। विसरण झिल्ली क्या होती है, जो कुपिका और रक्तवाहिनी होती है उसके बीच में एक झिल्ली होती है जिसके द्वारा विसरण होता है, तो उसे हम विसरण झिल्ली कहते हैं। इसकी मोटाई उस पर डिपेंड करती है। 3 नंबर है कि गैसों की घुलनशीलता, कैसे ये गैसें उसके अंदर ब्लड में और वायु में घुलनशील रहती है, तो उस पर भी ये डिपेंड करता है। 3 कारक पे ये निर्भरित करता है जो गैसों के विनिमय को प्रभावित करता है या फिर विसरण की दर को प्रभावित करता है। चलिए अब देखते हैं डायग्राम के थ्रू कि कैसे गैसों का विनिमय होता है। वायुमंडल है उसमें क्या होता है कि जो PO2 159 होती है, यानी ये ऑक्सीजन का दाब है, इसको बोलते हैं आंशिक दाब, और CO2 का दाब है तो ये 0.3 होता है। 0.3 mm/Hg इसकी यूनिट है। तो वायु में ऑक्सीजन का दाब है 159 और कुपिका है हमारी फेफड़ों की, उसमें है 104 mm/Hg। तो विसरण का मतलब है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। तो यहाँ पे ज़्यादा सांद्रता है, यहाँ पे कम है, तो यहाँ से ये वायु अंदर इनहेल की जाती है, यहाँ से ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी कुपिका में। अब कुपिका के अंदर इसका दाब है 104 mm/Hg, और यहाँ पे रक्तवाहिनी के अंदर यहाँ पे उसका दाब है 95 mm/Hg, तो अधिक से कम की ओर। यहाँ से वो आएगी ऑक्सीजन 104 से ब्लड के अंदर आ जाएगी, फिर ये यहाँ से हृदय में जाती है, और हृदय में यहाँ से पहले ब्लड शुद्ध हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन तो इसके अंदर आ गई और ऑक्सीजन आ गई इसमें, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का था दाब कितना हो गया, PO2 बराबर 95 mm/Hg। इसमें सिस्टमिक धमनी बोल रहे हैं या फिर पल्मोनरी वेन है, यहाँ पे इसका दाब होता है 95 mm/Hg। अब यहाँ पे ऑक्सीजन आई और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीजन का दाब कम है,
फिर से, तो यहाँ पे आके उसका ऑक्सीजन का यूज हो जाएगा। फिर से इसमें रक्त वाहिनी से यहाँ पे ऊतक में आएगी। यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज ये ग्लूकोज को तोड़ने के लिए होगा, जहाँ से CO2 बनेगी। तो CO2 बनी और CO2 यहाँ से चली गई ये रक्त के अंदर। तो यहाँ पे रक्त के अंदर जाते जाते यहाँ पे इसका दाब 40 है, सॉरी पहले 40 था यहाँ पे ऊतक के अंदर, यहाँ से निकली फिर यहाँ पे जाएगी तो उसका दाब हो जाएगा 45। ओके, खर्च हो गई तो यहाँ पे और एक्स्ट्रा यहाँ पे बन रही है CO2, तो यहाँ पे ज़्यादा हो गया, तो यहाँ से ज़्यादा है ऊतक के अंदर दाब, तो यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स में जाएगी। फिर ये जा रही है, ये यहाँ पे वापस इसका 45 है दाब, यहाँ पे वापस ये जाते हैं इधर फेफड़ों में, तो 45 है और वहाँ पे 40 है, तो 45 से 40 की ओर जाएगी, ज़्यादा से कम की ओर। और यहाँ पे 40 है इसका दाब और वातावरण में 0.3 है, तो वापस ऐसे वायु बाहर एक्सपीरेट हो जाएगी, जिसको निःश्वसित वायु बोला जाता है, यानी CO2 वापस यहाँ से निकल गई। इस तरह हमारा गैसों का विनिमय होता है हमारे बॉडी के अंदर। तो गैसों के मिश्रण में किसी विशेष गैस की दाब में भागीदारी को ही आंशिक दाब कहते हैं। आंशिक दाब हमने पढ़ा था, अभी मैंने बता दिया था डायग्राम में, PO2 और PCO2। किसी भी वायु में उपस्थित प्रत्येक गैस का दाब उसका पार्शियल प्रेशर या आंशिक दाब कहलाता है। और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं, PO2 और PCO2। डायग्राम में भी ऐसे दिखाया गया है, ये पूरा वही फॉर्मेट है जो मैंने उसमें बताया। तो इसमें अनऑक्सीकृत रक्त से ऑक्सीकृत में आएगी तो 95 हो गया, और वापस जो CO2 है CO2 के लिए 40 से 45 में आ जाएगी टिश्यू से ब्लड के अंदर। ओके, अब यहाँ पे है कि CO2 की घुलनशीलता ऑक्सीजन की घुलनशीलता से 20-25 गुना अधिक होती है, इसलिए CO2 जल्दी घुल जाती है। अंतर विसरण झिल्लिका में से प्रति इकाई आंशिक दाब के अंतर की विसरित होने वाली CO2 मात्रा ऑक्सीजन की तुलना में बहुत अधिक होती है। CO2 की घुलनशीलता ज़्यादा है तो CO2 ज़्यादा घुल रही है, इसलिए उसमें से झिल्ली में से CO2 जल्दी आ जाती है। अब विसरण झिल्ली क्या है? विसरण झिल्ली है ये, इसमें ये 3 पतली ऐसे लेयर से मिलकर बनी होती है। पहली है ये कुपिका। कुपिका हमने जो प्राणियों में संरचनात्मक संगठन पढ़ा था, वहाँ पे हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था, उपकला ऊतक। उसमें पढ़ा था कि जो उपकला ऊतक है ये कुपिका के बाहर ऐसे पाया जाता है, कुपिका की भित्ति में, और ये सरल सेल की उपकला पाई जाती है जिसे न्यूमोसाइट बोला जाता है। और यहाँ पे ये ब्लड वेसल है, इसकी भित्ति में भी सरल सेल की उपकला पाई जाती है, लेकिन इसको एंडोथेलियम बोला जाता है। और बीच में हमारी आती है आधारी झिल्ली यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये तीनों मिलकर विसरण झिल्ली बनाती है। इसकी मोटाई 1 mm से भी कम होती है, यही इसमें लिखा हुआ है। और इसके बाद है कि हमारे शरीर में सभी कारक O2 के कुपिकाओं से ऊतकों और CO2 के ऊतकों से कुपिकाओं में विसरण के लिए अनुकूल होते हैं, तभी तो हमारा गैसों का विनिमय हो पाता है, क्योंकि ये अनुकूल है उसके। ओके, थैंक यू गाइस, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना प्लीज़। ओके, बाय।